मेरे प्यारे साथियों, कोविड 19 के ऑफलाइन क्लासेज के दौर में आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री के साथियों के साथ उनके सिलेबस और सिलेबस से संबंधित कुछ अच्छी पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, एमए फाइनल के पेपर 5 का जो टॉपिक है वो है मेन ट्रेंड्स ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है और हमें बहुत अच्छे से उसको पढ़ना चाहिए। नॉट ओनली आपके एमए फाइनल, बल्कि जब आप बहुत अच्छे कंपटीशन और बहुत अच्छी एग्ज़ाम की जब तैयारी करेंगे तो आपके जीवन में वो उसका बहुत महत्व है। इसलिए आप सब बच्चों को, आप सब साथियों को बहुत ही जीवटता और कमिटमेंट के साथ इस पेपर को पढ़ना है। मेरे साथियों में स्टार्टिंग में आपको इससे संबंधित कुछ पुस्तकों के बारे में बताता हूँ, फिर हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे। इस पेपर के लिए 2 लेखकों की पुस्तकें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण या सहायक हो सकती है, जिनमें राजस्थान के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक राजस्थान का इतिहास और उनकी दूसरी पुस्तक राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास, इन दोनों पुस्तकों को आप देख सकते हैं, आपको देखना चाहिए। और दूसरे लेखक डॉक्टर हुकुमचंद जैन, और उनकी पुस्तक जो पहली, उनकी 2 पुस्तकें हैं। उनकी पहली पुस्तक है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, और उनकी दूसरी पुस्तक है राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास। ये दोनों पुस्तकें भी आप देख सकते हैं। और उनमें एक महत्वपूर्ण पुस्तक इसलिए भी है कि राजस्थान की जो प्रशासनिक सेवा परीक्षा यानी आरएस का जो सिलेबस है, उसका टॉपिक भी राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत ही है। और ये किताब इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इस पुस्तक को राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ने लिखा है। तो आप इन दोनों जो अच्छे लेखक हैं, इनकी पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। अब मैं आपके जो राजस्थान का सिलेबस है, पेपर 5 एमए फाइनल का राजस्थान का इतिहास, उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ एमए फाइनल और एमए प्रीवियस में भी 100 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। हमारा पूरा सिलेबस, जो नया सिलेबस है, उसको 3 यूनिट में बांटा गया है। कुल 100 मार्क्स का होगा, जिसके 2 पार्ट किए गए हैं क्वेश्चंस का। जैसे जो पहला पार्ट होगा उसमें कुल 12 क्वेश्चंस होंगे, जो सारी यूनिट से होंगे। उनको हम बोलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, यानी छोटे लघुत्तर क्वेश्चन, जो हमें 100 वर्ड्स में लिखने, यानी 100 शब्दों में हमको लिखने। और उन 12 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन आपको करने। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, यानी हमारे यहाँ 40 मार्क्स के छोटे क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद में हमारे 3 यूनिट से 2-2 क्वेश्चन होंगे, और वो प्रत्येक 20 अंक का होगा। इस तरह हमें 60 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस करने होंगे, यानी हमें 60 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स के 10 क्वेश्चन जो छोटे होंगे, और 3 क्वेश्चंस बड़े करने होंगे। इस तरह से हमारे यहाँ 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो दुनिया के जो शेष इतिहास है, और विशेषतः भारत का इतिहास जो है, वो भी हम जानते हैं कि आदिम युग यानी पाषाण युग से शुरू होता है, और राजस्थान का इतिहास भी यहाँ पाषाण युग से ही माना गया है। और इसलिए आपका जो पहला टॉपिक है वो है राजस्थान में पाषाण युगीन सभ्यता, और उन पाषाण युगीन सभ्यताओं के कुछ महत्वपूर्ण स्थल, उनमें प्राप्त सामग्री और उनसे संबंधित कुछ बेसिक विशेषताएं आपके सिलेबस में। हम सब जानते हैं कि मानव के द्वारा अगर कोई पहला औजार बनाया गया, वो पत्थर से बनाया गया, लेकिन मानव के द्वारा अगर किसी धातु का प्रथम बार प्रयोग हुआ, वो हम सब जानते हैं वो
ताम्र था, तांबा, कॉपर। तो आपका जो दूसरा इसी में जो टॉपिक है वो है राजस्थान की महत्वपूर्ण ताम्रयुगीन सभ्यताएं, और जिनमें आहड़, जिनमें बालाथल, जिनमें गणेश्वर, ये हमारे सिलेबस में है। और हम ये भी जानते हैं कि ताम्र के बाद में अगर कोई दूसरी धातु मानव ने यूज़ की तो वो कांसा था। कांसा के बाद में, और जो कांसा का अगर हम उदाहरण भी दें तो हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, और राजस्थान में ये माना जाता है कि उसके लिए एक बहुत बड़ा स्थल है कालीबंगा, वो कांस्य युगीन स्थल माना जाता है। इसके बाद में हमारे यहाँ मानव के द्वारा जो खोजा गया जो अगला धातु था वो था लोहा। और राजस्थान में अगर लोहे युगीन स्थलों की बात करें तो बहुत बड़ी सीरीज है, और जिसमें हम लोग बैराट का नाम ले सकते हैं, हम रेड का नाम ले सकते हैं, और कई स्थल, जोधपुरा है, ऐसे स्थल हमारे लोहा युगीन है। मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद में हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ सिलेबस में है कि एक जनपद का नाम इन्होंने, जो मत्स्य जनपद है, वो भी आपके सिलेबस में। तो मत्स्य जनपद की अच्छी बात ये है कि अलवर जो आपका क्षेत्र है, जो आपका कॉलेज का क्षेत्र भी है, वो भी इसका पार्ट था, इसलिए आपका एक टॉपिक है मत्स्य जनपद। हम मेरे साथियों, हम ये भी जानते हैं कि आरंभिक मानव का जो आवास था वो प्राकृतिक गुफाएं, चट्टानी गुफाएं, कंदराएं थी। और हम ये भी जानते हैं कि मानव एक बहुत रचनात्मक, बहुत क्रिएटिव प्राणी है। जब वो कंदराओं में, गुफाओं में जब रहता था तो उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, जिनको हम लोग रॉक पेंटिंग्स बोलते हैं, वो भी आपके सिलेबस में है। तो आपका अगला जो इसमें टॉपिक है वो है रॉक पेंटिंग्स इन राजस्थान। फिर प्राचीन काल से हम गुजरते हुए फिर हम एक ऐसे दौर में आते हैं जो राजस्थान के गौरव का प्रतीक है, और वो भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में एक बहुत हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण और बहुत प्रेरक और बहुत ही प्रभावशाली एक इमेज बनाता है पूरी दुनिया के इतिहास में, और वो है हमारे राजपूत काल। और हम सब जानते हैं कि राजपूत काल का जो पहला महत्वपूर्ण राजवंश था वो गुर्जर प्रतिहार थे। तो हमारे सिलेबस में राजपूत युग का की शुरुआत के साथ साथ, और फिर जो पॉलिटिकल जो टॉपिक्स हैं उनमें गुर्जर प्रतिहार वंश, फिर उसी क्रम में चौहान वंश जिसको हम लोग बोलते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अजमेर राजस्थान में उनका बड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। तो राजपूत काल में हमारे यहाँ गुर्जर प्रतिहार, चौहान वंश, और फिर उनके काल की जो राजनीतिक और जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ थी वो आपके सिलेबस में। राजपूतों की गौरव गाथा में हम ये भी जानते हैं कि उनका एक बड़ा संघर्ष था। आरंभिक संघर्ष उनके दिल्ली के सुल्तानों के साथ हुआ, और वो संघर्ष के लगभग 4 क्रम है मेरे साथियों। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के साथ, फिर दिल्ली में आपको हम सब जानते हैं कि जो सेकंड जो रिजीम थी वो मुगल्स थे, मुगलों के साथ संघर्ष, फिर हम जानते हैं मराठों के साथ संघर्ष और अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष। ये संघर्ष आपके सिलेबस में है। तो पहला हमारा सल्तनत के साथ राजपूती संघर्ष, फिर मुगलों के साथ जो मुगलों ने यहाँ अटैक किए, और उनमें हम जानते हैं कि राणा सांगा, हसन खां मेवाती, महाराणा प्रताप, मालदेव, ये आपके सिलेबस में। फिर आपके अगला जो टॉपिक है वो है मराठा जो आक्रमण हुआ राजस्थान में, और उन मराठा आक्रमणों से जिस तरह जयपुर के इस बहुत महत्वपूर्ण शासक सवाई जयसिंह ने जिस तरह से उनका मुकाबला किया, जिस तरह से उनके साथ संघर्ष किया, वो भी आपके सिलेबस में। प्यारे साथियों, फिर इसके बाद में ब्रिटिश पीरियड की शुरुआत हमारे यहाँ होती है, और ब्रिटिश के लिए कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ही मैनेजमेंट और टेक्निक के साथ राजस्थान को विजिट किया था। और इसके लिए 1818 में संधियाँ जो चार्ल्स मैटकॉफ के माध्यम से, उस ज़माने के बहुत बड़े जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, उन्होंने जो संधियाँ की 1818 की राजस्थान में, वो आपके टॉपिक ही है। यानी राजस्थान में 1818 की संधियों के कारण और उनके प्रभाव। हम ये भी जानते हैं कि भारतीय समाज में जितने हमें उज्जवल पक्ष दिखते हैं, उनके साथ साथ हमें
कुछ ऐसे पक्ष भी हैं जो भारतीय समाज के लिए अच्छे नहीं माने गए और वो सामाजिक बुराइयों के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनके लिए सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। तो आपके टॉपिक, जो अगला टॉपिक है वो है राजस्थान में सामाजिक परिवर्तन, और उसमें जो महिलाओं, जो चूँकि हम सब जानते हैं कि पुरुष प्रधान समाज था, तो हम ये भी जानते हैं कि बहुत छोटी बाल्यावस्था में बच्चियों को मार दिया जाता था यौन के प्रकार, वो हमारा टॉपिक है। सती प्रथा, और फिर हम ये भी जानते हैं बाल विवाह यहाँ होते थे। उसके लिए जो शारदा एक्ट बना 1929 में बना और 1 अप्रैल 1930 में से लागू हुआ, तो वो चूँकि उनका संबंध हरविलास शारदा से जुड़ा हुआ था और वो अजमेर से थे, तो हमारे यहाँ का टॉपिक है शारदा एक्ट। अब उसकी धाराएं, उसमें जो प्रावधान थे वो आपको पढ़ना है। बहुत इजी सिलेबस है मेरे साथियों। राजस्थान की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा ये भी एक जिसकी मैं खूबी कह सकता हूँ इस हिस्ट्री की, कि ये बहुत मार्क्स वाली हिस्ट्री है, मैथमेटिकल है, और सिलेबस चूँकि बहुत ही कॉम्पैक्ट है, छोटा भी है और अच्छे से तैयार किया जा सकता है। बहुत अच्छे से बनाया हुआ सिलेबस है, साइंटिफिक सिलेबस है और आपके काम आने वाला सिलेबस है। आप कहीं भी जाएंगे, आप राजस्थान की पहचान के साथ जाएंगे, देश के चाहे IAS भी हो या आप किसी यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में जाएं, IAS के इंटरव्यू में जाएंगे, RS के इंटरव्यू में जाएंगे, एकेडमिक्स में आप असिस्टेंट प्रोफेसर RPSC जाएंगे, तो आपसे राजस्थान की हिस्ट्री पे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ये तैयार करना है। और आप अगर जो मैंने बताया आपको इतना भी आप तैयार कर लेंगे तो समझ लेना कि आपके हर एग्ज़ाम में, छोटे से लेके बड़े एग्ज़ाम में, ये आपके क्वेश्चंस पे करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि जैसे मैं RAS के सिलेबस की भी बात करूं तो 40% सिलेबस में राजस्थान का पार्ट दिया हुआ है। फिर इसके बाद में हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक चेंजेज हुए और विशेषतः जो ब्रिटिश पीरियड में हुए आर्थिक परिवर्तन, चूँकि हम जानते हैं कि उनका अंतिम ध्येय शोषण करना था, तो वो भी आपके सिलेबस में है। जैसे यहाँ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स जो हुए, अंग्रेज़ों, हम जानते हैं कि वो उनका अंतिम ध्येय धन कमाना था, तो नमक और अफीम का जो व्यापार होता था और उन्हें कैसे धीरे धीरे अपने कब्जे में लिया, तो सॉल्ट एंड ओपियम ट्रेड, और जो कुल मिला के जो उनकी ट्रेड एंड कॉमर्स यानी व्यापार वाणिज्य की जो परंपरा थी राजस्थान में, वो आपके सिलेबस में है। फिर हम ये भी जानते हैं कि ब्रिटिश शोषण का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो 2 मेजर कम्युनिटीज़ पर पड़ा, जिनमें किसान और ट्राइब्स यानी आदिवासी, दोनों आपके सिलेबस में हैं, यानी राजस्थान के किसान आंदोलन और राजस्थान के आदिवासी आंदोलन। किसान आंदोलनों में बिजोलिया किसान आंदोलन, फिर अलवर के 2 किसान आंदोलन आपके सिलेबस में, नीमू चढ़ा जो आप सब जानते हैं बानसूर में, और मेव किसान आंदोलन जो हम जानते हैं कि मेवात, चूँकि मेवात इलाका है और यहाँ मेव कम्युनिटी ने जो मूवमेंट्स किए ब्रिटिश पॉलिसीज़, और बल्कि हमारे जो यहाँ देसी जो राजा थे उनकी जो शोषण वाली पॉलिसीज़ थी उसके खिलाफ, वो आपके सिलेबस में। फिर आपके आदिवासी आंदोलनों में भील मूवमेंट है, और भील में भी गुरु गोविंद गिरी जो बहुत बड़े भील आंदोलनों के नेतृत्व करता था, वो आपके सिलेबस में। मेरे साथियों, फिर सीधा आपका सिलेबस है और वह 1857 का विद्रोह। हम जानते हैं बहुत बड़ा मूवमेंट था ये, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और बड़ी बड़ी कहानियाँ, बड़ी बड़ी प्रेरक जो स्लोगन्स हैं वो दिए जाते हैं। और हमारा फेथ इतना ज़्यादा है इस मूवमेंट के लिए कि भले टेक्निकली ये क्रांति नहीं थी, लेकिन हम इसे क्रांति से कम नहीं मानते। और मनोज कुमार की फिल्म थी क्रांति, जो हम सब जानते हैं बहुत ही एक प्रेरक, एक लीजेंडरी मूवी थी, और वो इसी फेथ से बनाई गई थी। तो आपका सिलेबस है 1857 का विद्रोह। हम ये भी जानते हैं कि 1857 की विद्रोह वो चर्बी वाले कारतूस से शुरू हुई थी, आप जानते हैं, और सैनिकों से शुरू हुई, हालांकि बाद में जन विद्रोह भी बना ये। तो नसीराबाद की, एरिनपुरा की, फिर अजमेर, देवली जो टोंक में है, कोटा, और जो आपका क्षेत्र मेवात, यहाँ पर जो मूवमेंट्स जितने उसमें शामिल लोग थे, किस तरह से उसका विस्तार हुआ, वो आपका सिलेबस है। फिर हम ये भी जानते हैं कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा फ्रीडम मूवमेंट हुआ,
और उसकी बहुत जो बड़ी शुरुआत थी वो ब्रिटिश रीजन से होती है, यानी जहाँ उनका सीधा शासन था। चूँकि हम देसी रियासतों वाले क्षेत्र से संबंधित थे, इसलिए यहाँ पर जो आंदोलन हुआ, आज़ादी का आंदोलन, वो प्रजामंडलों के माध्यम से हुआ। तो आपके यहाँ सिलेबस में प्रजामंडल आंदोलन भी है। और कुल मिला के प्रजामंडल आंदोलन में के द्वारा जो राजस्थान में जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ, जो आज़ादी का आंदोलन हुआ, वो आपका सिलेबस है। और उसको भी इन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफाई किया है, और वो कहा इन्होंने कि जयपुर, अलवर और भरतपुर के विशेष संदर्भ में। तो साथियों, बड़ा ही एक अच्छा सिलेबस, शॉर्ट, स्वीट और बड़ा ही इम्पैक्ट वाला सिलेबस है। आप अच्छे से साइंटिफिक मेथड से, टेम्परामेंट से अगर पढ़ेंगे तो इसे आप आराम से कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ जो धर्म सुधार जो आंदोलन हुए, उनमें एक आपका टॉपिक है रोल ऑफ आर्य समाज। और हम जानते हैं कि आर्य समाज के बहुत बड़ा इम्पैक्ट था हमारे राजस्थान में। और हम ये भी जानते हैं कि दयानंद सरस्वती जी की बहुत सारी विजिट हमें राजस्थान में मिलती हैं। बल्कि दुखपूर्ण ये भी एक इंसिडेंट मिलता है कि उनकी मृत्यु भी यहीं हुई, और उनका अंतिम संस्कार भी अजमेर मिलता है। तो आर्य समाज ने जो कंट्रीब्यूट किया वो आपका सिलेबस में है। प्रजामंडल इन सोशल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, और प्रजामंडलों ने जो कार्य किए, क्योंकि प्रजामंडल बहुत बड़ा मूवमेंट था, वो कोई पॉलिटिकल मूवमेंट ही नहीं था, बल्कि उन्होंने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी काम किया। उन्होंने आर्थिक, क्योंकि उन्होंने हमें आर्थिक क्षेत्र में भी उन्होंने कार्य किया, क्योंकि उन्होंने बताया शोषण क्या है, उन्होंने बताया कि स्वदेशी क्या है। तो वो आपका सिलेबस भी इन्होंने यहाँ रखा हुआ है। फिर सीधा पार्टीशन जो देश का हुआ, जो हमें आज़ादी मिली, आज़ादी के साथ हम जानते हैं कि हमें एक दुख भी झेलना पड़ा और हमारा विभाजन हुआ। और तो पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड मेवात, और मेवात क्षेत्र पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, साथियों हम जानते हैं मेवात एक ऐसा क्षेत्र आज भी है, और जो इसका गौरवपूर्ण इतिहास इसलिए कि ये मल्टीकल्चरल सोसाइटी थी। एक हिंदू और मुस्लिम का अगर साथ रहने का कोई बड़ा हमें उदाहरण मिलता है शांतिपूर्ण, तो मेवात था। और पार्टीशन के कारण जो डिस्टर्बेंस हुआ, यहाँ से ढेरों मेल्स पाकिस्तान गए, और फिर पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर सिख और सिंधी कम्युनिटी जो यहाँ आई, फिर उनको यहाँ सेटल किया गया, और उस सेटलमेंट में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई वो आपके सिलेबस में है। तो हमें जो पार्टीशन से जो सबसे बड़ा जो दुखपूर्ण हमारे लिए जो था, वो था कम्युनलिज्म, जो सांप्रदायिकता की समस्या हुई, वो आपके सिलेबस में है। प्यारे साथियों, फिर जो देश का एकीकरण हुआ, आपको जो पता है कि यहाँ 565 और कुल मिला के जो इम्पोर्टेंट 562 देसी रियासतों का इंटीग्रेशन हुआ, एकीकरण हुआ। सरदार पटेल को इसीलिए लोहा पुरुष कहा जाता है। वो राजस्थान के संदर्भ में इन्होंने यहाँ सिलेबस में रखा है कि राजस्थान के एकीकरण जो 7 चरणों में हुआ, आप जानते हैं हम लोग, और उसकी हमारा सौभाग्य कि उसकी शुरुआत मत्स्य संघ से हुई। तो हमारा राजस्थान के एकीकरण भी इन्होंने सिलेबस में रखा हुआ है। प्यारे साथियों, राजस्थान में रिलीजियस मूवमेंट्स यानी धार्मिक आंदोलन, जिनमें भक्ति आंदोलन को हम उनको एक नाम हम भक्ति आंदोलन भी दे सकते हैं मध्यकालीन परिस्थितियों में, और वो आपके सिलेबस में जिसका टॉपिक इन्होंने स्पेसिफिक किया, मीराबाई, दादू दयाल, हम जानते हैं सब, जिनको हम दादूपंथी बोलते हैं, वो आपके सिलेबस में। लाल दास जी, जिसका संबंध आपके यानी हमारे इसी क्षेत्र से है, और उनका जन्म कॉलेज से बहुत दूरी नहीं है उस जगह की, धौली दूब, वहाँ लालदास जी का जन्म हुआ। तो लालदास जी संप्रदाय का आपका सिलेबस है। चरण दास आपका सिलेबस में। सहजोबाई, जो कि जिसका संबंध भी हमारे यहीं राजस्थान से, बल्कि अलवर से उनका संबंध था, वो भी आपके सिलेबस में है। फिर राजस्थान में लोक देवी देवताएं, जिनमें पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, जो हमारे हम कह सकते हैं कि हमारी आम जन के लिए प्रेरक भी हैं, और हम उनकी हमारी मान्यता है बहुत ज़्यादा, तो वो आपके सिलेबस में। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो राजस्थान में कला और स्थापत्य, जिसमें राजपूत पेंटिंग, हम सब जानते हैं कि राजपूत पेंटिंग अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्कूल, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक ब्रांच, शाखा बोलते हैं, वो आपके सिलेबस में।
और उनको भी इन्होंने स्पेसिफिक किया है रेफरेंस टू अलवर, यानी अलवर, किशनगढ़, मेवाड़ और कोटा में जो पेंटिंग्स हैं और राजपूत पेंटिंग्स हैं वो आपके सिलेबस में हैं। और फिर मेरे साथियों बहुत इजी टॉपिक एक और आपके साथ में है, राजस्थान में किले जिनको दुर्ग बोलते हैं, और उसमें भी नाम इन्होंने लिया हुआ है चित्तौड़ जैसे पहला है। और हम सब जानते हैं गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। और ये राजस्थान में गढ़ों का सिरमौर। तो आपका टॉपिक है, जो अगला टॉपिक है वो राजस्थान में दुर्ग, जिसमें मैंने चित्तौड़ और मैंने बोला है गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। और जो फिर अगला है रणथंभौर, जो हम सब जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण हमारे दुर्ग रहा है। बाला किला, जिसको कहा जाता है कि कभी किसी के आक्रमण, यानी जो अजेय माना जाता है, किसी बड़े आक्रमण से नहीं जीता गया। बाला किला अलवर की शान, वो आपका सिलेबस है। राजगढ़ फोर्ट भी आपके दिया हुआ है, जो बहुत हमारी तहसील है और अलवर की तहसील है, वो आपके सिलेबस में। इसके बाद में जो अंतिम आपका टॉपिक है वो राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की भाषाएं और जो यहाँ पर बोलियाँ चलती हैं साथियों, वो आपका टॉपिक है। और उसमें इन्होंने छोटा सा ये भी जोड़ा हुआ है कि लिटरेचर, राजस्थानी साहित्य और हमारे जो यहाँ जो लोक कलाएँ चलती हैं राजस्थान में, वो इसमें जोड़ा हुआ है। फिर हमारे यहाँ इसी का अंतिम टॉपिक और इन्होंने फिर एक्सटेंड किया है, और वो है राजस्थान के मेले त्यौहार। हम सब जानते हैं राजस्थान मेले त्योहारों का एक बहुत अच्छा और प्रेरक क्षेत्र रहा है, आज भी है। वो आपका सिलेबस है, और जिसमें रीति रिवाज, हमारे यहाँ की पोशाकें, हमारे यहाँ महिलाएं और पुरुष भी जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, गहने पहनते हैं। और कुल मिला के ये है कि राजस्थान में संगीत और थिएटर जो कि हमारी कल्चर का पार्ट है, वो आपके सिलेबस में है। तो बहुत ही प्यारा सिलेबस है मेरे साथियों। और अगर आप इसे थोड़ा अच्छे से मजबूती के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, कमिटमेंट के साथ, हार्डवर्क के साथ इसे अगर पढ़ेंगे तो ईजी है, चूँकि हम राजस्थानी हैं, हम राजस्थान से हमारा संबंध है, हमें पढ़ना चाहिए। और आपके लिए तो दोहरा फ़ायदा है, एक आपका सिलेबस है और एक आपके आगे काम आएगा। और इससे संबंधित मेरे साथियों फिर मैं जो एक नियमित रूप से सामग्री और जितना पॉसिबल है आपके लिए, जितना उपाधि हो सकता है, मैं डालता रहूँगा, मैं बताता रहूँगा। आपको कभी लगे कि आपके लिए और फ़ायदा हो सकता है तो आप मुझसे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यानी आपको इस संकट के समय अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और स्वास्थ्य के साथ एज पॉसिबल आपको अपनी स्टडी का भी ध्यान रखना है। थैंक यू। जय हिंद।